जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसके अंतर्गत हम आपको एनडीए, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। आपकी आगामी परीक्षाओं के मद्देनजर मैंने एक प्रैक्टिस सीरीज की शुरुआत की हुई है, जिसके अंतर्गत आपको पूरी बुक के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, फॉर्मूलों को एक साथ क्वेश्चन के रूप में रखा जाता है, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें कोई भी विकल्प नहीं दिया जाता है और आपको इसको हल करने के लिए आपके पास 2 से 3 मिनट का समय होता है। ऐसे ही मैंने अपने चैनल पर 15-20 प्रैक्टिस सीरीज अपलोड कर दी हैं। आइए ऐसी एक प्रैक्टिस सीरीज देखें जो बोर्ड पर लिखी हुई है। आप देख सकते हैं इसमें 10 प्रश्न है और आपको वीडियो को रोक लेना है, इसे 2 से 3 मिनट के अंदर पहले सॉल्व करना है। उसके बाद अपने आंसर का मिलान हमारे आंसर्स के साथ करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही उत्तर प्राप्त किए। आइए बच्चों, एक एक करके इन्हें सॉल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ है, यदि ये हमारे पास वेक्टर का एक प्रश्न है, यदि मॉड में लिखा हुआ है a प्लस बी पर ये वेक्टर है, इसका होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड a स्क्वायर वेक्टर फॉर्म में प्लस मॉड b का पर होल ऑफ स्क्वायर है। कह रहे हैं तो सदिशों a तथा b के मध्य का कोण क्या होगा। बच्चों, हम इसके फॉर्मूले को खोल दें जो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो इसे हम लिख सकते हैं मॉड a पर स्क्वायर प्लस मॉड b पर स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a डॉट b इज इक्वल टू, ये हमारे पास यहां पर था मॉड a पर स्क्वायर प्लस मॉड b पर स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म हमारे इससे कैंसिल हो जाएंगे। बच्चों, 2a डॉट b की वैल्यू 0 है। इससे पता चलता है कि अगर मैं 2 का इधर डिवाइड करा दूंगा तो a डॉट b इज इक्वल टू 0। जब ये दोनों सदिशों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है बेटा कि यहाँ पर दो वेक्टर हमारे पास जो a वेक्टर b वेक्टर हैं, ये आपस में लंब हैं, 90 डिग्री पर है। जब दो सदिश a वेक्टर और b वेक्टर आपस में लंब होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट शून्य होता है, अर्थात अदिश गुणन शून्य होता है। बच्चों, इसका आंसर हो गया है 90 डिग्री। इस कह रहे थे a तथा b सदिशों के बीच का कोण बताओ, वो है 90 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 की तरफ चलते हैं। पहले यहां पर मैं रफ कर दे रहा हूं ताकि आपको दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसको समझाने के लिए हमारे पास यहां पर स्पेस बन जाए। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 हमारे पास लिखा हुआ है। अगर आपने लिमिट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन की जो डिफिनेशन होती है, अगर मैं आपसे कहूंगा डिफरेंशिएशन fx, तो बच्चों इसका फॉर्मूला होता है लिमिट के रूप में लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। ये हमारे पास लिमिट का फॉर्मूला होता है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन रखा हुआ है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h के फॉर्म में, यहां पर हमारे पास देख लीजिए x की जगह पर h है, यहां पर भी देख लीजिए x की जगह पर r है और बाकी h है। तो जहां पर x है उसकी जगह पर आप r लिख सकते हो, अर्थात ये हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन fx की जगह पर r बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको डिफरेंशिएशन fr का, यानी कि fr की जो वैल्यू है पाई r स्क्वायर, तो बच्चों आपको डिफरेंशिएट कर देना होगा। अब देखिए, ये चूंकि हमारे पास x के टर्म में है, f जो फंक्शन है, तो ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ये हमारा क्वेश्चन r में था तो हम इसे r के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब आइए इसको मैं डिफरेंशिएट करके आपको दिखा देता हूं। बच्चों, fr ये जो हमारा फंक्शन है ये लिखा हुआ है पाई r स्क्वायर। बच्चों, पाई कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में होगा, ये हो गया 2r। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा आंसर हो रहा है बेटा 2 पाई r। ठीक है, अगर आप fr की वैल्यू यहां डाल करके भी सॉल्व करेंगे तो भी आपको यही रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको डिफिनेशन याद है तो आपकी कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। ये हमारा इंटीग्रेशन समाकलन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है। आइए इस फॉर्मूले को देख लेते हैं। इंटीग्रेशन 10x का बच्चों फॉर्मूला होता है माइनस लॉग मॉड के अंदर cos x प्लस c लगा लेंगे। अगर आपके पास ऑप्शन में ऐसा है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसी हो सकता है कि यहां पर ये लोग माइनस को हटा दें और आपको लिखना पड़ेगा मॉड लॉग मॉड sec x प्लस c। आप ये भी कह सकते हैं या फिर आप ऑप्शन में ये भी कह सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसे नोट करें, फिर अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा डिटरमिनेंट सारणिक चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, यदि ये हमारे पास कॉलम बनी हुई है 3, पहली कॉलम में x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, दूसरी कॉलम में x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 और लास्ट तीसरी कॉलम में लिखा है x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c। कह रहे हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है,
तो ए बी सी किस श्रेणी में होंगे। बच्चों मैं आपको एक शॉर्टकट समझाना चाहता हूं, इसे आप ध्यान से देखिएगा। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उससे ये क्वेश्चन आप देखिएगा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे पास ये जो डिटरमिनेंट लिखी हुई है, आप देखेंगे कि हर एक एलिमेंट में x ऐड हो रहा है, एक निश्चित संख्या x यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। दूसरी रो में देखें तो यहां पर भी x ऐड हो रहा है, तीसरी रो में देखा यहां भी x ऐड हो रहा है। इसका मतलब है आप इस x के बिना एक डिटरमिनेंट तैयार कर लेंगे जो बाकी एलिमेंट्स को लेकर के बनाई जाएंगी। 1 2 3 2 3 4 और फिर है ए बी सी आखिरी की कॉलम है, इसके इक्वल में हमारे पास यहां लिखा हुआ है 0। जब डिटरमिनेंट मैंने पढ़ाया था तो आपको बात समझाई थी बच्चों कि सारणी की एक प्रॉपर्टी होती है, सारणी के अंदर के एलिमेंट्स अगर एपी में हो अर्थात समांतर श्रेणी में हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 बन जाती है। आप इसे ध्यान से देखें, यहां लिखा हुआ है 1 2 3 2 3 4 3 4 5। सिंपल सा बेटा है, अर्थात यहां अंदर के जो एलिमेंट है ये एपी में होने चाहिए, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है। तो आप देख सकते हैं ये ए बी सी आप कहोगे बच्चों ये किस श्रेणी में है, तो आपका जवाब हो जाएगा एपी श्रेणी अर्थात समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये बाइनोमियल चैप्टर से लिया गया है। लिखा हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इसकी होल पावर n है, कह रहे हैं इसके प्रसार में पदों की संख्या क्या होगी। तो बच्चों अगर हमारे पास बाइनोमियल की बात करें तो लिखा होता है x प्लस वाई की पावर n। इसके प्रसार में अगर आपसे पद पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं n प्लस 1 पद होंगे। ये ट्राइनोमियल है अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड इसकी पावर n है, कह रहे हैं इसमें कितने पद हैं। तो बच्चों ये जो n प्लस 1 लिखा था आपने इसको लिखना है, एक बढ़ा करके 2 का डिवाइड दे देना है अर्थात इसमें इतने पद होंगे। अब यहां पर पावर अगर आपके पास 7 है तो आप n की जगह 7 डाल देंगे और उत्तर निकाल देंगे। अगर पावर 8 है तो आप यहां पर 8 डाल देंगे और आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखें। जो सेट चैप्टर आपने पढ़ा था समुच्चय चैप्टर, ये उसी से लिया गया एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर आपसे कहा गया है कि ए और ये जो साइन है इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा। ये ट्रायंगल का जो शेप बना जाता है, ये आप कहने ट्रायंगल का शेप बना देते हैं, या एक सर्कल के अंदर एक ऐसे प्लस का साइन बना देते हैं। तो बच्चों इन दोनों का सेम मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। हिंदी में कहते हैं सम्मित अंतर, हिंदी में सम्मित अंतर और इंग्लिश में कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है आप इसको लिखते हो ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। ठीक है, आपसे कह रहे थे कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस बी का मूल्य लिखो, तो बच्चों आप इसका मूल्य ये लिख सकते हैं अर्थात इसका फॉर्मूला ये हमारे सामने है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करते हैं। लिखा गया है दिए गए परिमाप के आयत का क्षेत्रफल महत्तम होता है जब आयत एक। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपने जब अवकलन का अनुप्रयोग चैप्टर पढ़ा होगा, उच्चिष्ट निम्निष्ट पढ़ा होगा, उसमें आपको ये पढ़ाया गया होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्ट है बच्चों, आप याद करना है। सेट पैटर्न का क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्ट आप इसे याद कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ का आप जवाब सुन लीजिए। लिखते हैं दिए गए परिमाप के आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, दिए गए का मतलब है कांस्टेंट गिवन है आपको, ये पेरीमीटर परिमाप, एक आयत का परिमाप ये आपको जो दिया जा रहा है, कह रहे हैं आयत का क्षेत्रफल महत्तम होता है जब आयत एक वर्ग हो, वर्ग अर्थात स्क्वायर हो। ये आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो आपका समय बचेगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है दो सरल रेखाएं जो न तो समांतर है ना ही प्रतिच्छेद करती हैं। दो सरल रेखाएं ना ही समांतर है ना ही प्रतिच्छेद करती। तो आप देख सकते हैं, मान लीजिए एक रेखा ये है समतल में, एक रेखा ये है, तो ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं कर रही है और समांतर भी नहीं। तो ऐसी रेखाएं कहलाती हैं विषम रेखाएं, विषम रेखाएं जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्क्यू लाइंस। ठीक है, तो ये बच्चों स्क्यू लाइंस कहलाती हैं जो दो रेखाएं आपस में ना ही समांतर हो ना ही एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें। ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं, सॉरी ऐसी रेखाएं विषम रेखाएं कहलाती हैं, जैसे इंग्लिश में स्क्यू लाइंस कहा जाता है। बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 9 की तरफ चलते हैं। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया, मैं इसे रफ कर दे रहा हूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 9 लिखा हुआ है इसमें कह रहे हैं कि एक गोला हमारे पास है, इसकी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। ये
एक स्फीयर की इक्वेशन है, एक गोले की इक्वेशन है, कह रहे हैं इसका केंद्र क्या होगा। तो बच्चों आप याद रखना, इसका केंद्र होता है एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट हैं, ध्यान दें, एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट हैं उसको आधा करके यानी कि हाफ करके साइन बदल दें। ठीक है, फिर से समझ लीजिएगा, एक्स वाई जेड के जो कॉफिशिएंट है, उनके गुणांक है, उनको हाफ करना है, आधा करना और चिन्ह बदल देना है। तो आप देखें इसका गुणांक क्या है, यहां पर 2u है, तो मैंने आधा किया तो 2u का आधा हो गया u और साइन बदल दिया, ये प्लस है तो माइनस हो गया। तो बच्चों मैं यहां पर आपको लिख के दिखा दे रहा हूं, इसका जो केंद्र हो गया वो हो गया -u -v और -w, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं इसका केंद्र ये है तथा त्रिज्या यानी कि इसकी जो रेडियस होगी, तो बच्चों इसकी जो रेडियस होगी वो भी मैं यहां पर आपको लिख के दिखा दे रहा हूं। इसकी रेडियस होती है अंडर रूट के अंदर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d, न कि d स्क्वायर, याद रखिएगा यहां पर है लास्ट में d, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d रूट के अंदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ चलते हैं। लिखा यदि स्पर्श रेखा अक्षों से, बेटा एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा स्पर्श रेखा और अभिलंब, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल, तो उस वहां चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। लिखा यदि स्पर्श रेखा यानी कि टेंजेंट लाइन अक्षों से समान कोण बनाती है, समान कोण बनाएगी, तो ध्यान रखना, तो dy dx का मान कह रहे हैं, तो बच्चों dy dx का मान +-1 होता है, क्योंकि एक एंगल बनता है 45 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल बनता है 135। तो जब आप tan लगाते हो तो tan 45 पे 1 और tan 135 पे -1, इसका जवाब है +-1। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा कराई गई ये प्रैक्टिस सीरीज अच्छे से समझ में आती है। अगर आपको हमारे कंटेंट से किसी प्रकार का लाभ होता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।